मैं हुआसा टीवी 100 नेशनल की बाजार लाइव के शो में आपका स्वागत है। मार्केट ओपन हो चुका है। अब जानते हैं कि मार्केट का आज का हाल क्या है। सबसे पहले तो हम मार्केट के बारे में जानेंगे। मार्केट आज किन रुख में है। आज घरेलू बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कारोबार में सेंसेक्स 400 अंक टूट गया है, जबकि निफ्टी 17,500 के करीब आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग फाइनेंशियल में शेयरों में काफी बिकवाली देखने को मिल रही है। ऑटो की बात करें तो उनके डेटा आने से पहले ही इसमें बिकवाली दिख रही है। रियलिटी शेयरों को छोड़कर बाकी सभी सेक्टरों में काफी दबाव देखने को मिल रहा है। तो इससे पहले कि हम मार्केट के बारे में और भी आपसे बात करें, हमारे साथ एनालिस्ट जुड़ गए हैं। उनके साथ हम आपसे डिस्कस करते हैं आपके शेयरों की, आपके स्टॉक मार्केट का हाल जानते हैं। सबसे पहले तो बाजार लाइव की शुरुआत करते हैं। मार्केट के बाजार लाइव की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एनालिस्ट जुड़ गए हैं अविनाश गौरवशेखर जी, जो काफी अच्छे एनालिस्ट, काफी माने जाने एनालिस्ट जाने जाते हैं। हम इनसे आज के मार्केट के हाल जानते हैं। तो अभी ऐड करते हैं। सर आपका स्वागत है। हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आपको। जी सर। सर आज मार्केट में भाव देखने को मिल रहा है। आपके हिसाब से किस तरह का ये रुझान है? अगले हफ्ते किस तरह का हाल देखने को मिल सकता है? ये पॉजिटिव ट्रेंड है या फिर नेगेटिव हम इसको देख सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में जो अभी करंट थोड़ा सा बिकवाली का मोड देख रहा है, वो ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स के कारण है। और हमको लग रहा है कि इंडियन मार्केट्स भी बहुत जल्दी एक छोटे समय में भाग चुके थे, तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो रही है। अभी आने वाले हफ्ते की बात करें तो मुझे लग रहा है कि नतीजों का सीजन वापस शुरू होगा। इनफैक्ट टीसीएस ने कहा है कि 8 अक्टूबर को वो अभी उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अभी ज़्यादातर मार्केट्स में आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि नतीजों का सीजन है। सबसे बड़ी बात, कोरोना के केसेस अभी काफ़ी कम हो गए हैं, वैक्सीनेशन रन रेट बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट का मूड अच्छा रहेगा, और कंपनीज ने अगर नतीजे बहुत अच्छे दिखाए तो आपको अच्छी तरह से सिलेक्टिव तेजी स्टॉक स्पेसिफिक देखनी पड़ेगी। तो निवेशकों को मेरी राय रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ले ली। इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक पे निवेश करने के मौके मिलेंगे। जी सर, एक बात हम बात कर लेते हैं। ऑटो सेक्टर में उसके डेटा आने वाले हैं, तो उससे पहले ही बिकवाली देखने को मिल रही है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर बेसिकली हमारी कंट्री और इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा सेक्टर माना जाता है। लेकिन अभी जो फिलहाल चैलेंज ऑटो सेक्टर का है वो ये है कि सेमीकंडक्टर्स जो गाड़ियों में जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक के यूज़ के लिए, वो उनका काफ़ी शॉर्टेज हम देख रहे हैं। आज मारुति ने एक पब्लिक बीएसई पे एक्सचेंज नोटिस भेजी है कि इनके अक्टूबर के सेल्स बहुत खराब होंगे, और ये अभी मैनेजमेंट कमेंट्री जब रिजल्ट्स आएंगे तब वो बताएंगे। बट मेरे ख्याल से ऑटो सेक्टर में अगर हम एस्कॉर्ट्स के भी नंबर देखते तो थोड़े से निराशाजनक है। महिंद्रा के भी नंबर्स थोड़े से पिछले महीने खराब थे, तो थोड़ा सा नरमी डेफिनेटली ऑटो सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। मेरी राय में अगर आपको पैसा बनाना है तो इस समय पे थोड़ा सा आप होल्ड करिए। थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड या महिंद्रा जैसे कंपनीज में निवेश के मौके मिलेंगे। लेकिन अभी शायद मौका ये सही नहीं है, क्योंकि इसके भी नीचे थोड़ी सी गिरावट पॉसिबल लग रही है। जी सर। सर अब स्टॉक्स के बारे में सर, अगर अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं आगे, या आज हम देखिए, मुझे लग रहा है कि आई थिंक मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल है। हफ्ते भर का कॉल मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा रिस्की रहेगा। मैं समझता हूँ कि अगर किसी को निवेश करना है तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जैसे कि ऑयल बनाने वाली जो ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज है, वहाँ पे नज़र रखिए। मुझे लग रहा है कि ओएनजीसी, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये दोनों कंपनीज में इसलिए हमको लग रहा है काफ़ी पॉजिटिविटी आई है, क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस 60% से गवर्नमेंट ने बढ़ाए। इनफैक्ट ओएनजीसी गैस भी सप्लाई करता है, तो इनको डेफिनेटली आने वाले तीसरे तिमाही में काफ़ी फायदा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात,
ये सारे जो प्राइस इंक्रीजेस है ये इमीडिएटली इफेक्टिव है। दूसरी कंपनी हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन जो आपके चैनल पे हमने बहुत बार कही थी 120 125 में, ये भी काफी अच्छी है क्योंकि इनको भी गुवाहाटी आसाम में से गैस मिला है। तो यहाँ पे नजर रखिए, मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल से यहाँ से 10-15% की अपमूव आने वाले एक या 2 हफ्ते में पॉसिबल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो तेजी का माहौल है वो इमीडिएटली रुकने वाला नहीं है। तो सर फिलहाल के लिए आपकी कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी? आप नहीं, बेसिकली अभी मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, मौके मिलेंगे आपको। मैं समझता हूँ कि देखिए हर दिन बाजार में खरीदना एक ठीक बात नहीं होती। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बाजार को और थोड़ा सेटल डाउन होने दीजिए, वोलेटिलिटी कम होने दीजिए, उसके बाद मैं समझता हूँ कि निवेश के मौके काफी मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि जिनके पास जो ऑटो सेक्टर या कैपिटल गुड सेक्टर या एग्रोकेमिकल सेक्टर के सेक्टर में शेयर्स है, उनको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सेक्टर्स आगे भी अच्छे करेंगे, लेकिन अभी शायद निवेश का मौका नहीं है। मैं थोड़ा सा होल्ड करने की राय दूंगा। जी, ठीक है सर, अगर आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं, मैं सर की रिकमेंडेशन को भी होल्ड करके चलिए, आपको मौका मिल सकता है आगे खरीदारी करने का। फिलहाल के लिए आपकी ये रिकमेंडेशन है। सर एक बार स्टॉक्स की एमआरपी पे आपका क्या है? देखिए एमआरपीएल में खबर आई है कि इन्होंने एक 2500 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है जहां पे वो गैस सप्लाई करेंगी, ये ऑपरेशनल हो चुकी है। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से मुनाफा इस प्रोजेक्ट से और एसेट से कमाएगी। इनफैक्ट ऑलरेडी न्यूज इस स्टॉक में ऑलरेडी इफेक्ट हो चुका है, 52-53 का रेट है। मुझे लग रहा है कि अगर साल भर का नजरिया है तो कम से कम 75-80 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, क्योंकि अर्निंग्स डेफिनेटली कंपनी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी और ये मेरे ख्याल से इनके आने वाले साल के अर्निंग्स में अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन करेगा। तो साल भर का नजरिया रखिए और 75-80 का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, 75-80 का टारगेट है, साल भर का व्यू है सर का। और एमआरपीएल व्यू है, आज 12% की उछाल के साथ एमआरपीएल आए हैं। सर एक बार दूसरे स्टॉक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। रेन इंडस्ट्रीज पे काफी ही ज्यादा ये मतलब एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक कह सकते हैं इसको, लोग काफी इंटरेस्ट रखते हैं इसमें, तो आपकी क्या इसमें राय? नहीं, देखिए रेन इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एल्यूमिनियम सेक्टर के लिए बनाता है, जिसका नाम है कैल्साइन पेट्रोलियम कोक। और वर्ल्ड ओवर बहुत कम प्लेयर्स हैं, मुश्किल से 7-8 प्लेयर है, और उस 7-8 प्लेयर्स में रेन इंडस्ट्रीज का नाम आता है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी एल्यूमिनियम सेक्टर में हमको दिख रही है और आगे भी थोड़े समय के लिए दिखेगी, उसका बेनिफिट रेन इंडस्ट्रीज को जरूर मिलेगा। और सीपीसी के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। मैं समझता हूँ कि 300-310 का भी नियर टर्म का टारगेट बन सकता है करीबन 6-8 महीने में, क्योंकि ये कमोडिटी का सेगमेंट में काम करता है। तो कमोडिटी सेक्टर में तेजी और मंदी बहुत जल्दी होती है, तो यहाँ पे एटलीस्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, और जिनको खरीदना है मैं समझता हूँ 305-310 का टारगेट लेके यहाँ पे निवेश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रेन इंडस्ट्री में हाई है, तो आप इन्वेस्ट करके उनके पास है, वो होल्ड करके चलो, आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल जाएगा। 310 तक के टारगेट्स आपने सर 310 तक बिल्कुल 305-310 का रेंज है। आप यहाँ पे डेफिनेटली इस इन्वेस्टमेंट टारगेट के लिए आप डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। सर कितने टाइम पीरियड? नहीं, मुझे लग रहा है कि कम से कम मैंने आपको बोला कि 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखना जरूरी है, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी काफी भाग चुका है। लेकिन अगर हम बिजनेस देखें और एल्यूमिनियम सेक्टर का ग्रोथ देखें, तो 6 to 8 मंथ्स में आपको ये नियर टर्म के टारगेट्स पॉसिबल लग रहे हैं। ठीक है, तो 6 to 8 मंथ्स के मतलब टाइम फ्रेम रखिए, उसके बाद आप इसको काफी अच्छे टारगेट्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। रेन इंडस्ट्रीज में 305-310 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं 6 से 8 महीने में। तो अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं। सर एक बार ट्रेंड की तरफ अपनी राय दे दीजिए। एक टाटा ग्रुप कंपनी है और रिटेल बिजनेस में काम करती है। मुझे लग रहा है कि ट्रेंट एक ऐसा शेयर है जो लंबे निवेशकों के लिए ही ठीक रहेगा। काफी रीजनेबली एक्सपेंसिव शेयर है, लेकिन इस कंपनी का जो रिटेल बिजनेस का मॉडल है वो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट कंपनी ने बहुत पहले रिटेल में बिजनेस में एंट्री की थी,
और अगर हम रिटेल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखें तो मुझे लग रहा है कि पोस्ट कोविड यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आएगी। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे इनका बिजनेस थोड़ा सा जरूर इम्पैक्ट हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को निवेश करना है तो लंबी अवधि के लिए यहाँ पे खरीदिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। बट डेफिनेटली मैनेजमेंट बिजनेस ये बहुत ही स्ट्रांग है और लंबी अवधि के लिए यहाँ पे अच्छे रिटर्न आएंगे। जी, तो लंबी अवधि के लिए आप इसको खरीद कर चल सकते हैं ट्रेंड को, और इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक बार हम अगले शेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं। गेल पर अपना व्यू दीजिए सर। देखिए गेल एक सरकारी कंपनी है और ज्यादातर पाइपलाइन जो होते हैं वो मैनेज करती है। अभी गैस की कीमतें बढ़ी है तो ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट गैस ट्रांसपोर्टेशन पे भी आएगा। मुझे लग रहा है कि जिनको डेफिनेटली एक रीजनेबली प्राइस्ड खरीदना है नेचुरल गैस का प्ले, इनडायरेक्ट प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको डेफिनेटली गेल में निवेशित रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि देखिए अगर तीसरे क्वार्टर में थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज गेल को भी मिलता है तो यहाँ पे 180 190 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। इस कंपनी में डिविडेंड्स भी अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी अच्छा है और गैस ट्रांसपोर्टेशन में ये मोनोपोली रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी गैस प्राइस इंक्रीज का फायदा मिलना चाहिए। जी, तो गेल में 180 190 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सर स्टॉप लॉस अगर आप कोई देना चाहें तो? देखिए मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से ये शेयर ज्यादा गिरेगा नहीं, तो 155 156 का आप स्टॉप लॉस रख दीजिए। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए जो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे ये निवेश कर सकते हैं। जी, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टॉप लॉस की कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो आप 155 का टारगेट स्टॉप लॉस लगा कर चल सकते हैं। आपको अच्छे खासे टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। 180 टू 190 इस एरिया आपको जैसा बताया। ठीक है सर। सर आगे बढ़ते हैं। एक बार आप बजाज ऑटो पे अपनी व्यूज़ दीजिए। बजाज ऑटो के वाई-ओ-वाई के रिजल्ट्स आए हैं और इसमें देखने को मिला है कि जो बिक्री हुई है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए मुझे लग रहा है कि जो गिरावट है वो डेफिनेटली ऑन एंटिसिपेटेड लाइंस है। आई थिंक टू व्हीलर सेक्टर की अगर हम बात करें तो ग्रोथ काफी कम हो चुका था, लेकिन यहाँ पे होपफुली जो अभी दिवाली दशहरा फेस्टिवल सीजन है, यहाँ पे उम्मीद है कि नंबर्स थोड़े से इम्प्रूव हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे उन्हीं लोगों को निवेश करना चाहिए जो थोड़ा सा लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल इस लेवल पे एंट्री में कोई बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आएगा ऐसा लगता नहीं है। तो जिनके पास 1.5 2 साल का टाइम फ्रेम है वही ऐसे मार्केट में खरीद सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करें, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। सर एक बार आईओसी पे अपना व्यू दीजिए। देखिए आईओसी भी एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और इनके लिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है कि क्रूड की कीमतें कैसी चलती है। क्रूड का कीमत अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो इनके लिए जो इनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन होते हैं इनके ऊपर असर होता है, और ये ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के निवेशक बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का क्रूड का प्राइस बढ़ा है, हो सकता है कि दूसरी तिमाही के नतीजे इतने खास ना हो, और क्रूड अगर 80 90 डॉलर तक सस्टेन होता है तो यहाँ पे और गिरावट आ सकती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस रहिए, यहाँ पे इमीडिएटली एग्रेसिवली बुलिश मत बनिए। नतीजे आएंगे उसके बाद क्या ट्रेंड जीआरएम्स का होगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री, उसके बाद हम निवेश कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अवॉइड करें। अपस्ट्रीम कंपनी जैसे ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे निवेश के मौके काफी अच्छे। ठीक है सर। सर एक बार टाटा स्टील पे अपने व्यूज दीजिए। देखिए टाटा स्टील हम समझते हैं कि इंडिया का सबसे बेहतरीन स्टील प्लेयर है, क्योंकि ये खुद का आयरन ओर कंज्यूम करते हैं, सबसे वेल मैनेज्ड कंपनी है। लेकिन अभी हाल ही में हमने सुना है कि चाइना से काफी बड़ी मात्रा में मेटल्स की बिकवाली हुई है, तो इसका असर मेटल के प्राइसेस पे हुआ है। हालांकि हमको लग रहा है कि अभी भी दूसरे तिमाही के नंबर्स में कोई परेशानी नहीं होगी, बट आगे चल के अगर मेटल के प्राइसेस में थोड़ी सी गिरावट आती है तो डेफिनेटली ये शेयर के लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव रहेगा। हालांकि हमको लग रहा है कि अभी भी एल्यूमिनियम स्टील इनकी जो कीमतें हैं वो काफी ऊपरी लेवल पे है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिनके पास है वो होल्ड करे। थोड़ी सी और गिरावट अगर आती है तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी जो 1300 रुपए का रेट है वो कम से कम 1400 1450 तक जाएगा, जब क्लैरिटी मिलेगी कि स्टील की कीमतें वापस बढ़ेगी। तो वो मेरे ख्याल से स्टॉक के लिए एक अच्छा और बड़ा ट्रिगर रहेगा जो आपको एक आध 2 महीने में पता चल जाएगा। ठीक है सर। आज मेटल के शेयरों में दबाव देखने को मिला है, मतलब अब डिप्स को नजर आने लगे हैं, तो क्या इस लाइन पे क्या खरीदारी कर सकते हैं, फिर और हमें वेट करना चाहिए?
नहीं देखिए, मुझे लग रहा है देखिए मेटल एक बहुत ही वोलेटाइल सेक्टर है और ग्लोबली कुछ कुछ भी न्यूज़ फ्लो आता है तो उसका इम्पैक्ट आपको सीधा मेटल के शेयरों में देखने को मिलता है। तो ऐसे गिरावट से ट्रेडर्स को ऑब्वियसली अपने पोजीशंस कवर अप करनी चाहिए क्योंकि उनकी शॉर्ट टर्म पोजीशंस होती है। लेकिन अगर कोई निवेशक है तो मुझे लग रहा है कि उसको इतना पैनिक करना नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक आध क्वार्टर और इंतजार करे, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स आएंगे, अगर होपफुली स्टील की कीमतें और बढ़ती है तो आपको एक अच्छा उछाल भी इन शेयरों से देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। सर एक बार आप रियलिटी सेक्टर पे एक बार नजर डाल दीजिए। रियलिटी सेक्टर आज जो है सारे शेयरों में दबाव देखने को मिला है, लेकिन रियलिटी सेक्टर में काफी मतलब उसमें ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या वजह हो सकती है? देखिए रियलिटी सेक्टर में जो हम आज देख रहे हैं वो बेसिकली मुनाफा वसूली है क्योंकि कोविड में भी हमने देखा है कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में अच्छी बिकवाली रियल एस्टेट कंपनी की हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बिकवाली है इससे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं चाहिए। पैनिक तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को होगी। अगर हम किसी कंपनी के बारे में बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ओबेरॉय रियलिटी है, पुरवनकरा है, सनटेक रियलिटी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ये सारी कंपनीज ने मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है और लग तो रहा है कि इस बार दिवाली दशहरा में भी अच्छे सेल्स होगी। तो मेरे ख्याल से जिनको शॉर्ट टर्म व्यू लेना है वो थोड़ा सा बच के रहिए, लेकिन मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि गिरावट आती है तो थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट किया जा सकता ठीक है, तो इसमें भी हम डिप्स का इंतजार कर सकते हैं। है। बिल्कुल। ठीक है सर, एक बार फार्मा सेक्टर्स का आपकी क्या क्या राय है इस वक्त? देखिए फार्मा सेक्टर पे हमको लग रहा है कि आपको सिलेक्टिव रहना है। आई मीन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो कंपनीज एपीआई बनाती है यानी कि फार्मा कंपनीज का रॉ मटेरियल होता है, प्लस जो कंपनीज यूएस को एक्सपोर्ट करती है और ज्यादातर स्पेशलिटी सेगमेंट में काम करती है वहां पे फोकस करे। आई थिंक यहाँ पे एक दो कंपनी जो हमको पसंद है वो एक तो सन फार्मा है, उसके बाद टोरेंट फार्मा है। हमको लग रहा है कि ये दोनों ही विकल्प काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट Q2 के नतीजे भी काफी अच्छे आएंगे तो जो निवेशकों को इवन शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू लेना है यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन नजरिया डेफिनेटली ये दोनों कंपनीज के लिए आगे आने वाले साल में अच्छा है। ठीक है, तो फार्मा में हम भी आगे देख सकते हैं कि अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो जब मौका आएगा तब हम आपको बताएंगे कि कब आपको इन्वेस्ट करना है। सर फिलहाल जिनके पास है वो होल्ड करके चले। कौन से शेयर्स? सर फार्मा सेक्टर्स में जैसे हम बात कर रहे थे अभी सन फार्मा के बारे में। नहीं बिल्कुल उनको तो होल्ड करना चाहिए क्योंकि देखिए एक बात जो सभी लोग मार्केट में जानते हैं कि सन फार्मा में बेसिकली उनका जो स्पेशलिटी डिवीजन है वो बहुत ही अच्छा करने की उम्मीद है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने भी जताया था कि यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगा। तो मुझे लग रहा है कि टोरेंट फार्मा सन फार्मा मेरे ख्याल से होल्ड करे, इसमें कोई बेचने की गुंजाइश नहीं है। और ये कंपनीज हमको लग रहा है कि नतीजे आएंगे तो अच्छी खासी आपको अपसाइड रिजल्ट्स के बाद देखने को मिलेगी। ठीक है सर, अब फार्मा की बात करें तो सिप्ला पे अपने व्यूज दीजिए। सिप्ला पे कैसे आपको व्यूज है? कौन सी अभी कंपनी? फिलहाल अभी फिलहाल करके चल सकते हैं इसको जिनके पास है। आपने कौन सी कंपनी बोली? सिप्ला। हाँ सिप्ला में भी मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे। देखिए ये कंपनी की खासियत है कि इनका बिजनेस बहुत स्टेडी है। अगर हम सन फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा की बात करें, या डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो इनका बिजनेस डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत देखने को मिलती है। सिप्ला डोमेस्टिक मार्केट में भी काफी बड़ा प्लेयर है, यूएस में भी इनका अच्छा जम के ऑपरेशंस है। तो यहाँ पे जरूर होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि सिप्ला में भी डेफिनेटली जो आउटलुक है वो आने वाले 6 से 12 महीने के लिए अच्छा रहेगा और Q2 भी काफी अच्छे आने की उम्मीद रहेगी। ठीक है सर, अगले शेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप एक बार अपने क्रॉम्पटन पे अपने व्यूज दीजिए। क्रॉम्पटन सर्दियां आ रही है सर। क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर जी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर भी मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है। देखिए अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, इनके जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादातर फैंस है, फिर हीटर्स है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि नॉर्मली फेस्टिवल्स के टाइम पे इनकी बिक्री ज्यादा बढ़ती है। तो ये भी डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है। अगर किसी को साल भर का नजरिया है तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 520 525 का टारगेट मिलेगा। क्वालिटी नाम है, ब्रांड भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल और अपना बैलेंस शीट भी उन्होंने अच्छी खासी मेंटेन किया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक फ्रेश खरीदने की मौका मिल सकता है इनको। जिनको कम से कम 6 से 12 महीने की अवधि रखने की कैपेसिटी है वो डेफिनेटली इसमें निवेश कर सकते हैं।
ठीक है, तो क्रॉम्पटन में अगर आप लॉन्ग टर्म पे देख रहे हैं, तो आप इसमें अच्छे मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तो क्रॉम्पटन में इस वक़्त हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर आपने लेवल्स क्या बताया, टारगेट क्या बताया आपने? मुझे लग रहा है कि एक 6 टू 12 मंथ्स में 520 525 का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, 520 525 के टारगेट्स के साथ आप चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस इतना ज़रूरी नहीं है, आप टारगेट्स पर ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं और शेयर्स के ऊपर एक बार सवाल पूछते हैं। फाइज़र पर एक बार अपनी व्यूज़ दीजिए सर। कौन सी कंपनी? फाइज़र। फाइजर। जी। सी फाइजर बेसिकली एक एमएनसी फार्मा कंपनी है और यहाँ पे उम्मीद थी कि इनका जो वैक्सीन है उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट इंडियन सब्सिडरी को मिलेगा, लेकिन देखिए सब्सिडरी ने आई मीन इनकी जो ग्लोबल सब्सिडरी है इन्होंने इस कोविड को सप्लाई किया है, तो ज़्यादातर बेनिफिट फाइजर इंडिया को नहीं मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार के ये बिजनेस मॉडल रखते हैं प्लस जिस प्रकार का इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इनकी एक्सपोर्ट्स है, मुझे लग रहा है कि यही ये शेयर वही निवेशक खरीदना चाहिए जिनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबी है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल स्टॉक नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी भी ज़्यादा होती नहीं है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, लेकिन अगर साल 1.5 साल का नजरिया लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये 6,500 6,400 तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन बढ़ने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। ठीक है, तो फाइज़र जिसके पास भी है वो होल्ड करके चलें। 6,400 6,500 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, साल भर, 1.5 साल में। ठीक है। सर एक व्यूअर को हमारा सवाल आया है, वो है ग्रैन्युल्स पे। ग्रैन्युल्स पे आपकी क्या व्यूज़ है? 3 मंथ्स की व्यू पूछ रहे हैं आपको। देखिए ग्रैन्यूल्स में हमको लग रहा है कि अगर वो उनकी पोजीशन है तो वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ग्रैन्यूल्स एक बहुत बड़ा प्लेयर यूएस मार्केट में है, एपीआईज भी बनाते हैं, और जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमने एपीआई के प्राइसेस में देखने को मिला है प्लस जिस प्रकार का यूएस मार्केट में इनको ऑर्डर्स मिले, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, जल्दबाजी मत करिए। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि Q2 के नंबर्स अगर ठीक ठाक है प्लस कमेंट्री अच्छी है तो आपको करीबन 370 380 का भी नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। ठीक है, तो ग्रैन्युल्स पे अगर का सवाल था। सर आपको इसको रवि किरण यली का जो सवाल था, ग्रैन्युलस में आप होल्ड करके चल सकते हैं, अगर आपके पास है तो आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सर एक बार हम आईटी सेक्टर पे बात कर लें। आईटी सेक्टर पे आपको क्या व्यूज़ है? देखिए आईटी सेक्टर में मुझे लग रहा है कि अभी तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, स्पेशली बड़ी कंपनीज के लिए, जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे निवेशकों को इन्वेस्टेड रहना चाहिए, हालांकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेजी हो चुकी है, पर जो कमेंट्री आएगी Q2 के नंबर्स में वो देखने के बाद ही फ्रेश निवेश किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कीमतें निचले लेवल से काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर हम टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस या एचसीएल टेक की बात करें तो निचले लेवल से ये बहुत शेयर भागे हैं, तो मेरी राय में यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है, लेकिन फ्रेश खरीदारी मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, Q2 के बाद नंबर्स आएंगे, कमेंट्री आएंगी, तो वहां पे डेफिनेटली आपको मौके मिलेंगे और तभी आपको एक अंदाजा होगा कि अगला हाफ, दैट इज सेकंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर कैसे पैन आउट होगा। ठीक है, तो अभी हम इंतज़ार कर सकते हैं आईटी सेक्टर्स में, फिलहाल के लिए अभी इंतज़ार कर सकते हैं। सर एक बार आप टाटा मोटर्स पे अपने व्यूज़ दें। देखिए टाटा मोटर्स में भी शॉर्ट टर्म में हमने अच्छी तेजी देखी है, लेकिन जो बात मारुति को इफेक्ट कर रही है, जैसे सेमीकंडक्टर के चिप्स के बारे में, शॉर्टेज के बारे में मैंने कहा, वही चीज टाटा मोटर्स को भी इफेक्ट करेगी। और इनफैक्ट टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी कहा भी था कि इनकी प्रोडक्शन थोड़ी सी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज से थोड़ी सी घटेगी। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अभी फिलहाल तो इस प्राइस पे जल्दबाजी मत करिए, मुझे लग रहा है मौका मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स अगर थोड़ा सा निचले लेवल पे आता है तो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। 330 325 का जो अभी रेट है, मेरे ख्याल से स्टॉक हो सकता है कि आपको 310 315 तक मिले, तो तभी शायद थोड़ी सी एकुमुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स डेफिनेटली Q2 में खराब आएंगे, तो ये बात ध्यान में जरूर रखें। ठीक है, तो टाटा मोटर्स के सर की व्यूज़ हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक बार। सर अपने व्यूज़ दे दीजिए। सर बैंकिंग सेक्टर के बारे में हमने चर्चा नहीं की, एक बार आप अपने निफ्टी बैंक पर अपने व्यूज़ दीजिए। देखिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है इसमें ज़्यादातर जो आउट परफॉर्मर रहेंगे
वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रहेंगे। आई थिंक जो सरकारी बैंक्स है उन्होंने पिछले 2-3 दिन में अच्छी तेजी दिखाई है और यहाँ पे जो विकल्प अच्छे लग रहे हैं, यानी अभी जो कंपनीज पीएसयू स्पेस में बैंकिंग के लिए, वहाँ पे हमारा जो टॉप पिक है वो बेसिकली एसबीआई है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसके अलावा हमको कोई बीएसयू बैंक पसंद नहीं है। और दूसरी बात, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, हमको लग रहा है कि ये अभी भी इस लेवल पे काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो आपको Q2 के बाद ऊपरी लेवल से दिखाई देगा। ये बहुत शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल इंडेक्स है, तो यहाँ पे अंदाजा लगाना डिफिकल्ट है कि आपको किस तरह से ट्रेंड पकड़ना है। बट अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स पकड़ेंगे तो डेफिनेटली अच्छा आपको मुनाफा होगा। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का ट्रेंड मेरे ख्याल से जब तक 38,000 तक ऊपर जाता नहीं है तब तक ये थोड़ा सा एक क्लोज रेंज में चलता रहेगा। लेकिन स्टॉक्स जो मैंने कहे वहां पे जरूर नजर रखें, यहाँ पे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड बनने की पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहने के लिए आपने बोला सर, तो बैंकिंग सेक्टर में हम किन स्टॉक्स पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में आप दिग्गजों पे ही बेट करिए। और मैंने जैसे आपको बोला कि आईसीआईसीआई बैंक हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है, करीबन 840 860 का टारगेट पॉसिबल है। फिर उसके बाद एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक भी हमको लग रहा है कि 900 सवा 900 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 8 महीने में पॉसिबल है। तो ये ऐसे विकल्प है जहाँ पे आपको कंफर्टेबली अच्छे रिस्क रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे छोटी बैंकों पे या एकदम जो सस्ते शेयर्स है वहाँ पे फोकस मत करिए, क्योंकि ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर हुआ है जहाँ पे साइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये दो विकल्प मुझे लग रहा है कि अभी भी अगर खराब बाजार में कोई खरीदता है तो अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा Q2 के नंबर्स पे और आने वाले जो 6 महीने है, क्योंकि FY22 बैंकों के लिए, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है सर। सर अपने अब आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर बावजूद इसके हमारे व्यूअर्स के कुछ सवाल हैं। M&M फाइनेंस पे एक बार अपने व्यूज दीजिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि फ्रेश खरीदारी मत करिए, जिनके पास है वो होल्ड करिए, क्योंकि M&M फाइनेंस काफी निचले लेवल से भाग चुका है। लेकिन अभी भी जो एसेट क्वालिटी है वो काफी ऊपरी लेवल है, 7-8% है। तो मुझे लग रहा है जी, कि इसमें फ्रेश खरीदने की कोई गुंजाइश नहीं, जिनके पास है वो होल्ड करें। जिनके पास है वो M&M फाइनेंस को होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं दी जा रही है। सर एक बार टेक महिंद्रा पर अपने व्यूज दीजिए। देखिए, टेक महिंद्रा में ऑलरेडी काफी तेजी हो चुकी है, लेकिन हमको लग रहा है जो बड़ा ट्रिगर टेक महिंद्रा का है वो बेसिकली 5G रोल आउट पे है। अभी आने वाले 1 साल में 5G की सर्विसेज सारी कंपनीज प्रोवाइड करेगी। और टेक महिंद्रा टेलीकॉम क्षेत्र में बहुत वेल नोन है, इनके कोलैबोरेटर भी काफी एक अच्छा एक्सपर्टाइज रखते हैं। तो इनको डेफिनेटली जिनके पास है वो अच्छा पैसा बनाएंगे। कोई कमजोरी आती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मौका मिल सकता है। अभी करंटली इस लेवल पे होल्ड करे। मेरे ख्याल से 5G रोल आउट का जो इम्पैक्ट होगा वो FY23 के नंबर्स में देखने को मिलेगा। जी, ठीक। सर एक बार रिलायंस पे अपने व्यूज दीजिए। रिलायंस पे आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, रिलायंस में मुझे लग रहा है कि स्टॉक काफी अच्छा चला है। इनफैक्ट बाजार का जो ऊपरी मूवमेंट है उसमें रिलायंस का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा है, क्योंकि इनका टेलीकॉम बिजनेस, इनका ऑयल एंड गैस बिजनेस अभी अच्छी तरह से स्टेडी ग्रोथ दिखा रहा है। अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया था कि वो एक हैंडसेट यानी गूगल का टाइप के साथ एक फोन लॉन्च करेंगे, तो मार्केट्स इसका काफी इंतजार कर रहा है। ये जब रोल आउट होगा तभी शायद इसमें एक थोड़ी और तेजी बनेगी। लेकिन अभी इस लेवल पे मैं समझता हूँ कि जिनके पास है वो होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी मत करिए। स्टॉक निचले लेवल से काफी भाग चुका है। जी, ठीक है, अभी खरीदारी करने की राय नहीं दी जा रही है। सर एक बार श्री सीमेंट पे अपने व्यूज दीजिए। श्री सीमेंट। देखिए, श्री सीमेंट में मैं समझता हूँ कि ये भी कोई ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। काफी महंगा स्टॉक है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अपने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है, प्लस जिस प्रकार से इन्होंने अपना कॉस्ट बहुत कम रखा है, इसी कारण से स्टॉक में आपको एक एक वेल्थ क्रिएशन का एक स्टॉक मिला है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक इनको खरीदना है, कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखिए, और उसी के बाद आपको एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल स्टॉक नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम होती है। और टिपिकली मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर किसी को निवेश करना है तो स्लोली एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से करिए, एक टाइम पे पैसा मत लगाइए। ठीक है, तो श्री सीमेंट में सर अभी खरीदारी कर सकते हैं? देखिए, डिप्स मुझे है। लग रहा है कि ऐसे ऐसे शेयर्स में आपको अगर खरीदना है तो मैं समझता हूँ कि आपका जो इन्वेस्टमेंट एसआईपी है वो डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि एक शेयर 28,000 रुपए का है तो एसआईपी भी काफी बड़ी लगेगी।
तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 40-50 हज़ार का इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहे, तो फिर धीरे-धीरे ये अमाउंट हर महीना आप कर सकते हो। बट अदरवाइज़ 1 या 2 शेयर्स खरीदने से और उसके बाद अगर आप रुक गए, तो इसमें कोई बड़ा मुनाफ़ा आएगा ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि क्वांटिटी अगर कम है, तो इसमें एब्सोल्यूट गेन्स बहुत कम आएँगे। जी, वो तो सही कहा सर ने, क्योंकि इसके शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें इसको बड़ी क्वांटिटी में खरीदना होगा, तभी हमें इसमें मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है। तो सर एक बार हमारे व्यूअर्स का सवाल है, आयन एक्सचेंज पे आपके व्यूज़ पूछ रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें क्या एडवाइस दे सकते हैं? देखिए, आयन एक्सचेंज ने पिछले क्वार्टर में बहुत ही दमदार नंबर दिखाए थे और शेयर अच्छी तरह से भागा भी था। मुझे लग रहा है कि देखिए वाटर प्यूरिफिकेशन में और बेसिकली जो ईपीसी के कॉन्ट्रैक्ट्स में इनका काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र है। मैं समझता हूँ कि देखिए क्वार्टर 2 में भी डेफ़िनेटली ऑर्डर बुक अच्छी बढ़ेगी, एग्ज़ीक्यूशन भी अच्छी रहेगी, लेकिन स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी भाग चुका है। तो ऐसे शेयर्स में फ्रेश निवेश और फ्रेश अपसाइड के लिए थोड़ा-सा समय लगेगा। अगर इनका नज़रिया एकदम शॉर्ट टर्म है तो स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन अगर हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर इनका 6 से 12 महीने की अवधि का टाइम फ्रेम है, तो डेफ़िनेटली हमको लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड इवन करंट लेवल से आएगी, क्योंकि कंपनी की इक्विटी बहुत कम है, करीबन 19-20 करोड़ की इक्विटी है और नंबर्स बहुत अच्छे हैं। तो साल भर का नज़रिया है तो मैं समझता हूँ 15% यहाँ से भी बढ़ने की कैपेसिटी रहेगी। ठीक है, तो सर दीपक मल्होत्रा का सवाल था, आयन एक्सचेंज की टेक्नोलॉजी यूज़ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 6 से 12 महीने के लिए देख रहे हैं, तो आप उसमें अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, तो रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है। सर एक बार लक्ष्मी सीमेंट पे अपने व्यूज़ दीजिए। लक्ष्मी सीमेंट पे दीपक मल्होत्रा का सवाल है। देखिए, जेके लक्ष्मी सीमेंट भी एक अच्छा विकल्प है। सीमेंट में इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपांशन भी किया है और मुझे लग रहा है कि देखिए सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी समय से कंसोलिडेट हो रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, गवर्नमेंट भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा कर रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनके पास है तो होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक करीबन अगर साल भर का नज़रिया ले तो 690 700 का टारगेट प्राइस दिखाने की पोटेंशियल रखता है। ठीक है, तो साल भर के अगर आप देखकर चल रहे हैं साल भर का, तो आपको 690 और 700 प्लस ये आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं लक्ष्मी सीमेंट पे, जेके लक्ष्मी सीमेंट पे। सर के व्यू से यही थे, केटी मल्होत्रा सर का सवाल था। सर आपको होप क्लियर हो गया होगा। सर आप एक बार डेल्टा कॉर्प पे अपने व्यूज़ दीजिए। देखिए, डेल्टा कॉर्प एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली ऑनलाइन कैसीनो चलाती है। इंडिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है। कंपनी का शेयर अभी एफएनओ के लिस्ट में आने वाला है और मुझे लग रहा है इसी कारण से स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म तेजी बनी है। मुझे लग रहा है कि देखिए जिन लोगों को इसमें निवेश करना है, थोड़ा-सा होल्ड करिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इन्वेस्टर्स सर्किट में शेयर खरीदते हैं और उसके बाद फँस जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कंपनी अच्छी है, बिज़नेस भी अच्छा है, अनलॉकिंग हो रही है तो इनको भी फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा निचले लेवल पे ये स्टॉक अगर आता है, तो फिर आपको खरीदने का मौका मिलना चाहिए और ये पॉसिबल है, क्योंकि एफएनओ में इंक्लूजन होने के कारण यहाँ पे अभी काफ़ी स्पेकुलेटर्स एंटर कर चुके हैं। तो थोड़ा-सा नीचे आने दीजिए स्टॉक को, उसके बाद एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन सकता है। ठीक है। ठीक है सर, एक बार आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे अपने व्यूज़ दीजिए। देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन में हम सभी जानते हैं कि ये एक डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है। यहाँ पे सरकार ने एससीआई को बेचने की बात की है। यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी उनके जो एसेट्स है, जैसे कि काफ़ी रियल एस्टेट इस कंपनी के पास है, वो उन्होंने ऑलरेडी एक अलग कंपनी में डाली है, तो उसका बेनिफिट तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई एमएनसी या फॉरेन कंपनी इसको टेक ओवर करती है, तो शिपिंग बिजनेस अभी अच्छी तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे मौका अच्छा है, अगर किसी को करंट इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो मैं समझता हूँ कि डील अगर अच्छी होती है, होपफुली 6 महीने में अगर डील होती है, तो आपको 160 170 का रेट टारगेट मिलेगा। बट ये डिपेंडेंट रहेगा कि कौन से प्राइस पे ये फाइनल डील होती है, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो डील पे डिपेंड करता है कि इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। सर एक बार हम आईपीओ पे बात कर लें। पेटीएम का आईपीओ आने वाला है। आपकी क्या राय है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए अच्छा होगा? कौन सा आईपीओ आपने बताया? पेटीएम। देखिए, पेटीएम एक ऐसा आईपीओ है जो हम फिनटेक स्पेस में काफ़ी बड़ा प्लेयर है। इनफैक्ट काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए ये ऐसा आईपीओ होगा जो ज़ोमैटो की तरह होगा, बिकॉज़ इसमें अभी तक कंपनी ने मुनाफ़ा कमाया नहीं है और डेफ़िनेटली आईपीओ सक्सेसफुल होगा, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे।
सबसे बड़ी बात इसमें कौन से वैल्यूएशन पे ये ऑफर करते हैं वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए लिस्टिंग गेन्स एक अलग बात होती है, लेकिन लंबा निवेश के लिए अगर किसी को रखना है तो मेरे ख्याल से क्या आईपीओ का प्राइस रहेगा वो देखना पड़ेगा, जो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। बट डेफिनेटली इसमें अगर लोअर प्राइस पे ये शेयर्स ऑफर करते हैं तो निवेश का मौका जरूर इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। जी सर, और कहा भी जा रहा है कि कोल इंडिया के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का मतलब मार्केट में सबसे बड़ा हुआ होगा। देखिए कोल इंडिया में हम एक ही बात कहेंगे कि कोल की कीमतें पिछले साल के मुकाबले में 100% बढ़ी है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। कोल इंडिया में मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म टारगेट्स करीबन 200 रुपये है, क्योंकि कंपनी ने खुद कहा है कि 8-10% का प्राइस इंक्रीज वो सोच रहे हैं, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और डिमांड भी अक्रॉस द सेक्टर्स काफी अच्छी तरह से बढ़ी है, क्योंकि पावर जनरेशन बढ़ा है। तो हमको लग रहा है कि कोल इंडिया में डेफिनेटली अगर किसी ने लिया है तो होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम 190-200 का शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है। ठीक है सर, कोल इंडिया की बात कर रहे हैं। सर टारगेट क्या बताया आपने? वहाँ पे कोल इंडिया में करीबन 190-200 ये मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म टारगेट है, लेकिन आगे भी बढ़ेगा अगर किसी ने रखा, क्योंकि काफी निचले लेवल से ये स्टॉक चल चुका है, तो अभी शायद अभी वो इंक्रीमेंटल गेन शायद इतना ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है। सर एक बार बजाज ऑटो पे अपने व्यूज दीजिए। कि बजाज ऑटो मैंने आपको बोला था अवॉइड करना है, क्योंकि अभी फिलहाल तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है वो भी थोड़ा सा एक गिरावट के लिए इंतजार करे। तो मेरे ख्याल से बजाज ऑटो में शॉर्ट टर्म होप का अगर व्यू है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो बजाज ऑटो में शॉर्ट टर्म व्यूज अभी अवॉइड कीजिए। नीलेश सर का सवाल था ये। सर एक बार टोरेंट फार्मा पे ये व्यूज दीजिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहे हैं। देखिए टोरेंट फार्मा में भी शॉर्ट टर्म में तो तेजी काफी अच्छी हुई है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इमिडिएटली इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बट हाँ अगर इनके पास पहले की खरीद है तो डेफिनेटली होल्ड करिए। लंबा निवेश अगर करना है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा स्टॉक अगर करेक्ट होता है तो आपको एक अच्छा खरीदने का मौका मिलेगा। ये भी शेयर कोई सस्ता शेयर नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक 5 या 6% की करेक्शन अगर आती है तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, जो आपको अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखेगा। ठीक है, तो टोरेंट फार्मा के अगर लंबा निवेश करना है आपको तो टोरेंट फार्मा में थोड़ी करेक्शन का वेट करें, ताकि अगर आपको ट्रेड करना है इसमें तो आप इसमें बने रह सकते हैं अच्छे टारगेट्स के लिए। सर एक बार एमटीआर पे अपने व्यूज दीजिए। एमटीआर टेक। देखिए ये शेयर भी डिफेंस रिलेटेड शेयर है, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, तो ये एक यूनिक बिजनेस है। आईपीओ के बाद ये शेयर बहुत तेजी से भागा है। मुझे लग रहा है कि जिनको कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया है वही ये शेयर में पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ये नॉन एफएनओ स्टॉक है। वैसे भी लिक्विडिटी कम है और डिलीवरी के लिए एक अच्छी कंपनी है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, जिस प्रकार का बिजनेस ये करते हैं, काफी कम कंपनियां हैं जो इनके मुकाबले में काम करती है। तो यहाँ पे 1700-1800 का भी टारगेट पॉसिबल है, बट टाइम फ्रेम लंबा रखना जरूरी है। जी ठीक है, टाइम फ्रेम आपको लंबा रखना होगा। सर एक बार अपने व्यूज दे दीजिए सर अदानी एंटरप्राइजेस पे। देखिए अडानी एंटरप्राइजेज अडानी ग्रुप की अभी होल्डिंग कंपनी है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ज्यादातर जो राइज हमको देखने को मिली है वो ज्यादातर स्पेकुलेटिव है। मैं समझता हूँ कि देखिए जिनके पास है वो होल्ड करे, बट इनको जिनको अडानी कंपनीज में पैसा डालना है तो यहाँ पे अडानी पोर्ट सबसे ज्यादा अच्छा विकल्प लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पूंजी है तो अडानी पोर्ट्स में ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। अडानी एंटरप्राइजेस तो चलेगा, बट अडानी एंटरप्राइज का भाव काफी अभी शॉर्ट टर्म में भाग चुका है, तो यहाँ से हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। बट अडानी पोर्ट मुझे लग रहा है कि 1050-1100 का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप अडानी एंटरप्राइज के बारे में सोच रहे हैं तो आप अदानी पोर्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस के जो प्राइसेस हैं वो काफी भाग चुके हैं, और इन्वेस्ट करने का मतलब है कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपके टारगेट्स बहुत शॉर्ट टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छा होगा कि अदानी एंटरप्राइजेस से हटकर आप अदानी पोर्ट में इन्वेस्ट करें, आपको अच्छे मुनाफे देखने को मिल सकते हैं। सर साइंड पे आपके क्या व्यूज हैं? विपिन शर्मा देखिए सर। देखिए सैंड भी काफी अच्छी कंपनी है। मैं समझता हूँ कि अगर इनके पास ऑलरेडी निवेश है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए सैंड
एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली एरोस्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सेक्टर्स के लिए ज़्यादा जानी जाती है। इनका बैंकिंग में ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है और काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर हम लंबा निवेश की बात करें तो मैं समझता हूँ यहाँ पे भी अच्छा पैसा बनेगा, बट डेफ़िनेटली यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी धीरे-धीरे ऊपर जाता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे भी अगर कोई खरीदना चाहे तो अच्छा मुनाफ़ा बनेगा, बट डेफ़िनेटली एक 12 टू 15 मंथ्स का नज़रिया रखिए। यहाँ पे 1200 का टारगेट लेके यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। ठीक है, तो विपिन सर मैं आपसे सवाल था, आपको ये रिकमेंडेशन है 1200 के टारगेट से भी अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 साल के लिए तो आप कर सकते हैं, साइंट में, ठीक है? सर आपने अपना समय दिया, आपने कीमती वक़्त दिया हमें और आपके रिकमेंडेशंस के लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी के लिए आपसे विदा लेना होगा।